लुक एट दिस यंग साइंटिस्ट, हिज फ्रेडरिक मिशर। इसने पस सेल में, तो न्यूक्लियन डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स का पुराना नाम है और उनका नया नाम न्यूक्लिक एसिड्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड। तो अभी हम इन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स की कंपोजिशन के बारे में और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर आप समझना चाहें तो डीएनए हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी आपको डीएनए को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर विच इज़ अ पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन वाला ये शुगर होता है। याद रखें कि ग्लूकोज हेक्सोज शुगर की कैटेगरी में आता है, वो 6 कार्बन वाला है। तो डीएनए को बनाने के लिए यू हैव टू हैव डीऑक्सीराइबोज शुगर विच इज़ अ पेंटोज शुगर, देन 4 नाइट्रोजन बेसेस आर रिक्वायर्ड, that is adenine, guanine, thymine, cytosine, and in case of RNA you do not need thymine, you need uracil। तो डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए, 4 नाइट्रोजन के बेसिस चाहिए और फास्फेट चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है और इसके एक जानिब जो है वो नाइट्रोजन के बेस है, ये एक है, ऐसे 4 होंगे और उनके साथ 4 बेसेस अटैच होंगे और ये फास्फेट है। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो मजमूई तौर पर नाइट्रोजन बेसिस 4 नहीं 5 किस्म के होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इसमें से जो पहले वाले 4 हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बट इफ़ यू हैव टू हैव आरएनए मॉलिक्यूल you do not need thymine in RNA, it will be replaced by uracil। So in case of DNA, first 4 nucleotides will be required, and in case of RNA, the third one will not be required. However, there will be 4 in total, that is adenine, guanine, cytosine and uracil। तो अभी थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। ये देखें, आपके पास एक पेंटोज शुगर है, पर्पल कलर में दिखाई गई है। इसके एक साइड पे ये डबल रिंग वाला एडेनिन है और दूसरी साइड पे ये फास्फेट है। तो ये असल में एडेनिन की वजह से ये सारे का सारा न्यूक्लियोटाइड एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानिन की वजह से ये सारा न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है, और थायमीन के होने की वजह से ये सारा न्यूक्लियोटाइड थायमीन का न्यूक्लियोटाइड है। साइटोसिन की वजह से ये सारा साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड है। तो शुगर के साथ जिस किस्म का न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड उसकी वजह से वो कहलाएगा एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थायमीन का न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आप मुलाहजा फरमाएं कि एडेनिन और ग्वानिन के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो डबल रिंग में हैं। तो डबल रिंग की वजह से इन्हें प्यूरीन बेसिस कहा जाता है। साइटोसिन और थायमीन सिंगल रिंग में हैं, जिसकी वजह से इन्हें पैरामिडीन बेसिस कहा जाता है। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस में, जो कि डीएनए की बात कर रहे हैं हम, 4 नाइट्रोजन बेसिस में 2 प्यूरीन बेसिस हैं और 2 पैरामिडीन बेसिस हैं। एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरीन बेसिस हैं और साइटोसिन और थायमीन दोनों पैरामिडीन बेसिस हैं। अगर वैसे देखा जाए तो प्यूरीन बेसिस में, जिसमें डबल रिंग रिक्वायर्ड होती है, इस कैटेगरी में एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं। पैरामिडीन बेस जिसमें सिंगल रिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। तो 5 में से 3 पैरामिडीन बेसिस हैं और 2 जो है वो प्यूरीन बेसिस हैं। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डीएनए को हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, बल्कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है।
हेलिक्स का मतलब होता है बल खाता हुआ। तो इसमें एक बल ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये हेलिकल तो है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड भी है। डीएनए का मॉलिक्यूल 2 स्टेप्स में बनता है। पहले स्टेप में बनता है न्यूक्लियोसाइड। इसकी बनाने के लिए दरकार होता है एक शुगर का, एक पेंटोज शुगर रिक्वायर्ड होती है डीऑक्सीराइबोज नेचर की, और उसके साथ अटैच हो जाता है नाइट्रोजन का कोई बेस, एडेनिन का, ग्वानिन का, थायमिन का या साइटोसिन का। तो शुगर बेस शुगर बेस शुगर बेस शुगर बेस, तो ये असल में न्यूक्लियोसाइड बन गया। और इसमें मिसिंग क्या है? फास्फेट मिसिंग है। तो ये शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड हो गए, फास्फेट अगर इसमें अगर ऐड हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब बेसिस में आप देख सकते हैं कि 4 बेसिस हैं, गोया ऐसे 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। एक में एडेनिन होगा, 3 नहीं होंगे, दूसरे में ग्वानिन होगा तो दूसरे नहीं होंगे, तीसरे में साइटोसिन और चौथे में थायमिन होगा। और फिर यहाँ पर वाज़ेह किया गया है कि एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग की वजह से प्यूरिन बेसिस हैं, साइटोसिन और थायमिन पैरामिडीन बेसिस हैं। तो सबसे पहले जब शुगर मिलता है बेस से तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और शुगर और बेस के साथ जब फास्फेट होता है आइड तो ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड। तो ये अगर शुगर बेस से मिले तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, फास्फेट आके 8 हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। शुगर से बेस मिले तो ये न्यूक्लियोसाइड है, फास्फेट मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी यही होगा। तो आपके पास 4 नाइट्रोजन के बेसिस से 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, जिनमें से 2 प्यूरिन बेसिस के हैं और 2 पैरामिडीन बेसिस के हैं। हमने आपको पहले बताया कि आपको याद रखना है कि प्यूरिन बेस और पैरामिडीन बेस में रिंग्स का फ़र्क होता है। तो जब डीएनए का मॉलिक्यूल कंपोज होता है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है तो इसमें एक स्ट्रैंड ये है और दूसरी स्ट्रैंड ये है। इस स्ट्रैंड में देखें कि ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए थायमिन के साथ लिंक हो रहा है। फिर ये ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है जो कि साइटोसिन के साथ लिंक हो रहा है। डीएनए की कंपोजिशन में एडेनिन हमेशा बॉन्ड होगा थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन बॉन्ड होगा साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ज़्यादती होगी अगर वाटसन और क्रिक को न दिखाया जाए। ये वो 2 अजीम साइंसदान हैं जिन्होंने डीएनए का मॉलिक्यूलर मॉडल डिज़ाइन किया, और जब इन्होंने वो प्रेजेंट किया तो इन्हें अब सन का डिफरेंस होता है मुख्तलिफ जगहों पर, कहीं 53 लिखा हुआ है तो कहीं 58 लिखा हुआ है। तो बहरहाल दे आर विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देखना चाहें तो हर स्टेप पे डिफरेंस है। मसलन डीएनए के अंदर जो शुगर यूज़ होता है वो डीऑक्सीराइबोज है, और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर यूज़ होता है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, तो शुगर का डिफरेंस है। दूसरा फार्मूला में डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर C5H10O4 है, जबकि यहाँ पर C5H10O5 है। यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आइटम कम है, इसकी वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डी ऑक्सी, यानी विदाउट ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन ले से? जस्ट 1 आइटम। फिर नाइट्रोजन बेसिस में फ़र्क है। यहाँ एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन है, यहाँ एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन है। ये फ़र्क आ गया। फिर स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, माय सवाए राइबोसोमल आरएनए के जो राइबोसोम्स में होता है, और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए की टाइप्स नहीं होती और आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए
एंड राइबोसोमल आरएनए। हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि डीएनए की भी दो टाइप्स होती हैं, क्रोमोसोमल डीएनए एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए, लेकिन इधर उसको एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं है। नाउ हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के, तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनेगा। और एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन होंगे तो आरएनए का एक मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स आज़ाद हालत में भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। मसलन उनमें से एक है मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो सेल्स के अंदर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और अगर डीएनए का कोई न्यूक्लियोटाइड डैमेज हो जाए तो उसको ज्वाइन करके डीएनए अपने आप को रिपेयर कर सकता है। सेल्स में डाइन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, और अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स डैमेज हो गए तो इसको भी रिपेयर किया जा सकता है। निकोटिमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसकी डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। तो सेल में आरएनए होता है, डीएनए होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। तो इनकी फिर ज़रूरत जहाँ पर पेश आती है, बाज़ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं। ओके, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात हम समझें कि सेल जिसको माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से देखते हैं, इसमें डीएनए होता है, और ये टोटल 2 मीटर लंबा होता है। ईच सेल हैज़ अबाउट 2 मीटर ऑफ द डीएनए। और बना सेल तो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि रील बहुत छोटा होता है, उस पर लिपटा हुआ धागा खोले तो 1 किलोमीटर लंबा हो जाता है। बिजली के काम में टैप सॉल्यूशन इस्तेमाल होती है, एक छोटी सी डली होती है, खोलो तो उसकी लंबाई बहुत होती है। तो ये कंडेंस फॉर्म में डीएनए होता है सेल के अंदर, उसकी लेंथ 2 मीटर है। और द एवरेज ह्यूमन हैज़ 75 ट्रिलियन सेल्स। तो फिर आप अगर एक सेल में 2 मीटर हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी लंबाई होगी। एवरेज ह्यूमन हैज़ इनफ डीएनए टू गो फ्रॉम अर्थ टू सन, यानी अगर इंसानी सेल्स में पाए जाने वाले डीएनए की एक सीढ़ी बनाई जाए तो इंसान ज़मीन से सूरज तक 400 मरतबा आ सकता है और 400 मरतबा जा सकता है। और याद रखें कि ज़मीन का सूरज से जो फासला है 150 बिलियन माइल्स है, जो कि तस्वर में भी बहुत भयानक लगता है। तो डीएनए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, और उसको कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू इंटर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें लिखा है कि इंसान के इस डीएनए में 30,000 to 35,000 जीन्स मौजूद हैं, विच आर कोडेड फॉर वेरियस फंक्शंस। आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो उनको कंडक्ट करवाना जीन्स की जिम्मेदारी है, और जीन्स डीएनए के अंदर होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लेकिन इसमें से डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। हेरिडिटिक मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल दैट इज कैपेबल टू ट्रांसफर जेनेटिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू इट्स नेक्स्ट प्रोजेनी। तो ये काम सिर्फ डीएनए कर सकता है, और ये काम आरएनए नहीं कर सकता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक है हार्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रेडरिक गैरेट का एक्सपेरिमेंट। इनकी तफसील हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जहाँ इसको समझना ज़्यादा आसान और मुनासिब होगा। फ़िलहाल हमें ये समझना है कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, और उसके पीछे
एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो इसको सपोर्ट करती है। हमारा अगला टॉपिक है कि आरएनए एज अ कैरियर। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि डीएनए, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि डीएनए न्यूक्लियस में है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो डीएनए इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि डीएनए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से अपनी रिक्वायर्ड फंक्शंस परफॉर्म करवाएं? तो ये काम आरएनए के ज़रिए किया जाता है। इस काम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का अमल, थोड़ी देर के लिए तस्वर करिए कि साइटोप्लाज्म है और ये अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम, एज यू नो, दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन बनानी है राइबोसोम ने, प्रोटीन बनाने का कोड आना है डीएनए से। तो हाउ दैट ऑल हैपेंस, ये सब किस तरह से होता है? तो हम इसको थोड़ा तफसील से पढ़ते हैं कि आरएनए ऑफ 3 टाइप्स आर हेल्पिंग द डीएनए टू सिंथेसाइज द प्रोटीन फॉर द सेल। माना डीएनए को अगर सेल के लिए कोई प्रोटीन बनवानी है तो आरएनए की हेल्प लेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आइए इन दोनों प्रोसेस को हम तफसील से समझते हैं। अज्यूम करें कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और इसने बनाना है पहले प्री मैसेंजर आरएनए को, जिसने कन्वर्ट होना है मैसेंजर आरएनए में। तो असल में मैसेंजर आरएनए ने मैसेज के तौर पर डीएनए से जेनेटिक कोड लेना है। कोड लेने के बाद इसको न्यूक्लियोपोर से बाहर आना है और दैट कोड इज़ हैंडेड ओवर टू द राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के पास कोड को एंटी कोड के ज़रिए ओपन करके पढ़ने की सलाहियत होती है। ये हम इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे। तो डीएनए ने जेनेटिक कोड हैंड ओवर किया मैसेंजर आरएनए को। हैंडिंग ओवर द कोड फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन मैसेंजर आरएनए ने वो कोड हैंड ओवर किया राइबोसोम को और राइबोसोम ने उसको डीकोड किया। उसको समझ में आ गया कि विच काइंड ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड। तो फिर यहाँ साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए है जिसने असेंबल करके ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स भेजने हैं राइबोसोम के पास और राइबोसोम ने अमाइनो एसिड्स की ख़ास सीक्वेंस बनाकर उसमें से प्रोटीन सिंथेसाइज करके निकालनी है। तो व्हेन जेनेटिक कोड इज़ फिटेड इनटू मैसेंजर आरएनए बाय डीएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये जेनेटिक कोड आता है राइबोसोम के पास, उसको एंटीकोडोन से पढ़ा जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए मैनेज करता है सारे के सारे अमाइनो एसिड्स को जो कि राइबोसोम में कलेक्ट हो जाते हैं और उनमें से फिर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रोटीन का निकलता है। तो ये जनरेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो 2 स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो डीएनए के नॉट परफॉर्म एनी cytoplasmic activity without the support of 3 type of RNA, that is messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। मुमकिन ही नहीं है कि आरएनए के बगैर डीएनए काम कर सके अपना। वो अलग बात है कि जहाँ तक वायरस का ताल्लुक है तो बाज़ वायरस आरएनए बेस्ड होते हैं, उनमें डीएनए नहीं होता, तो आरएनए कैन परफॉर्म इट्स जॉब वेरी वेल। और जो वायरस डीएनए बेस्ड होते हैं फिर उनमें डीएनए रिक्वायर्ड होता है, उसमें आरएनए नहीं होता। तो वायरस तो एक तरह का एक्सेप्शन है क्योंकि वो सेल का बना हुआ नहीं है, तो ना तो उसके ऊपर कोई सेल थ्योरी अप्लाई होती है, ना बायोलॉजी के उसूल अप्लाई होते हैं। लेकिन एज फार एज यूकैरियोटिक सेल इज कंसर्न, द प्रोटीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीएनए एंड 3 टाइप ऑफ आरएनए। सो यू कैन सी हियर कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए आरएनए को बनाता है
जो कि मैसेंजर आरएनए कहलाता है। फिर मैसेंजर आरएनए आगे राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए इस जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन। तो व्हेन डीएनए जनरेट्स मैसेंजर आरएनए, दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड व्हेन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो मुख्तलिफ नेचर के मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ नेचर के, मसलन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो मुख्तलिफ नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो प्रोसेस कॉन्जुगेशन कहलाएगा, और जो नया मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। सो डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, मसलन अगर ग्लूकोज से मिलता है तो ये डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल नहीं है। ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलता है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट मिलता है प्रोटीन से, प्रोटीन मिलता है लिपिड से, तो ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चूँकि अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके दरमियान लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कॉन्जुगेशन, कंडेंसेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, और जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाएगा। फास्फोलिपिड, इट इज़ अ कॉन्जुगेशन बिटवीन फास्फेट एंड लिपिड, और सेल मेम्ब्रेन में ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसके बगैर सेल का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। हियर यू कैन सी ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइको यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, जाहिर बात है कार्बोहाइड्रेट्स की है, और कंडेंसेशन हो रही है, सॉरी कॉन्जुगेशन हो रही है इसकी लिपिड्स के साथ, तो ग्लाइकोलिपिड का मॉलिक्यूल एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और सेल के स्ट्रक्चर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इवन सेल मेम्ब्रेन में भी। ये मुलाहिजा करें, ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, अगेन ग्लाइको रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट की कॉन्जुगेशन है प्रोटीन के साथ, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल है। और ये देखें ग्लाइकोलिपिड, इसका मतलब है कि फास्फोलिपिड के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट हो रहा है, तो ये ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बहरहाल दो मॉलिक्यूल्स की कॉन्जुगेशन से बनता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स नेचर में डिफरेंट हों। फिर ग्लाइकोप्रोटीन, अगेन दिस इज़ अ कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और आप अगर अंडे की मिसाल ले लें तो अंडे में वाफिर मिकदार में ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में आप देख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए और आरएनए, अगर आप इसका फुल फॉर्म ले लें, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, तो शुगर्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। तो आरएनए और डीएनए का जो नेचर है वो कार्बोहाइड्रेट नेचर है, और हिस्टोन प्रोटीन उसके साथ अगर मिल जाए, विच यू कैन सी हियर कि हिस्टोन प्रोटीन पिंक कलर में दिखाई गई है, तो कॉन्जुगेशन बिटवीन हिस्टोन प्रोटीन एंड राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। With this we come to end this chapter. I hope you have enjoyed. Dear students, आपको हमने चैप्टर 2 कंप्लीट करवाया। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो हम जो आपको टेस्ट दे रहे हैं उसके एंड पे जो आपकी क्लास होगी उस पे आप मुझसे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। आई होप you enjoyed the class and I pray for your big success. Thank you.